दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटें तो कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिन पर गौर करना और उसे समझना बेहद जरूरी होता है। ऐसा ही एक प्रश्न है अफगानिस्तान का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक समय ये पूरा अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था और यहाँ पर हिंदुओं का रहना होता है। यानी अगर आज अलग करके देखें तो अफगानिस्तान उस समय एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था और इसके प्रमाण भी आज के नहीं बल्कि महाभारत काल के हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कुछ हुआ कि ये हिस्सा इस्लामिक इन्वेडर्स ने मिडिल ईस्ट से आकर अपने कब्जे में ले लिया और आज उसे एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है। लेकिन उस अफगानिस्तान की कहानी क्या है जब तक उस पर इस्लाम हावी नहीं हुआ था? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत शुरू से देखें तो भारत पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया था और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन साल 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंड ने भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो कि डुरंड लाइन कहलाई। हिंदू कुश में मौजूद ये बॉर्डर लाइन जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से लेकर उनके फिक्स वाले इलाकों को डिफाइन करती है। आज के टाइम में ये लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर लाइन बन गई है। लेकिन ये तो हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की बात, पर अफगानिस्तान कैसे एक हिंदू राष्ट्र था और उसका महाभारत से क्या रिश्ता है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाले देश जो कि आज अफगानिस्तान है, उसका मैप 19वीं सदी के अंत में तय हुआ था। हिस्टोरिकल प्रूफ की बात करें तो उसके अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफगानिस्तान में फारस के हखामनी शाहों का शासन था, जो अफगानिस्तान के पहले फारसी शासक थे। उसके बाद के ग्रेको बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म वहां पर लोकप्रिय हुआ, जिसके बाद मिडिल एज में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें सबसे प्रमुख नाम लोदी वंश का है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। भारत में पहला आक्रमण अफगानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यहीं हिंदू कुश के अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं यानी इन्वेडर्स ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफगानिस्तान पर अपना अधिकार कायम किया। 1751 तक उसने वो सारे क्षेत्र जीत लिए जो आज के समय में अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं, जिसके बाद ये पूरा इलाका इस्लाम के प्रभाव में पलने लगा। यही कारण था जो भी हिंदू स्ट्रक्चर अफगानिस्तान में उस वक्त में पहचान बने हुए थे, उन्हें भी इस्लामिक इन्वेडर्स ने तोड़ के खत्म कर दिया। लेकिन अगर प्रूफ पर जाएं तो अफगानिस्तान का महाभारत के साथ काफी गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता इतना गहरा है कि अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में ये बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से एक गहरा रिश्ता रहा है। इन्हीं रिश्तों को अगर गौर से देखें तो आज अफगानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कंधार के नाम से जानते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि वही इलाका एक समय में यानी महाभारत काल में कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था और इस गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण में भी मिलता है। आपको ये भी बता दें कि उस दौर के इस गांधार साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इस इलाके में पोतवार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी भी शामिल हैं। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गंधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गांधारी के भाई शकुनी थे। राजा सुबाला की मौत के बाद गंधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली। अब यहाँ पर एक और जानकारी दे दें कि यहाँ तो ये मान्यता है कि गंधार में शिवजी की पूजा की जाती है। इसका तात्पर्य गंधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गंधार शब्द गंध से बना है। गंध यानी की खुशबू और गंधार का पूरा मतलब हुआ खुशबू की धरती। मान्यता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिम पंजाब भी किसी समय में गंधार का हिस्सा थे और कई शोध पत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। मान्यता है कि 18 दिनों तक चले महायुद्ध महाभारत में पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गंधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। इसके बाद गंधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया और इन मौर्य राजाओं ने इस देश में बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज भी इस अफगानिस्तान से बहुत बड़े बौद्ध स्कल्पचर मिलते रहते हैं और इन्हीं में कुछ सालों पहले तक शामिल थी बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे बाद में तोड़ दिया गया। अब वापस से इतिहास पर आए तो मौर्यों के बाद इस पर फिर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें गजनी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया और उसने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अफगानिस्तान में जो हुआ वो इतिहास है।
लेकिन इस महाभारत वाली बात के बारे में एक प्रूफ आपको दें। जिस समय अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अपना मिशन चला रही थी, उसी दौरान यहाँ पर कंधार में अमेरिकी सैनिकों को एक गुफा में बड़ा सा प्लेन मिला था। जब इस पर रिसर्च की गई तो इस एयरक्राफ्ट को 5000 साल पुराना बताया गया। अब जैसा कि महाभारत का इतिहास भी 5000 साल पहले का है, तो ये भी इस बात को साबित करता है कि अफगानिस्तान एक समय में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था और पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में आर्य आए थे, क्योंकि आज भी अफगानिस्तान में बड़े बड़े होटलों और एयरलाइंस का नाम आर्यन के नाम पर शुरू होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन प्रमाणों से ये साबित होता है कि अफगानिस्तान एक वक्त में हिंदुओं का देश हुआ करता था। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।